हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के सोशल लाइफ को डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ के वीमेंस को कौन सी पोजीशन हासिल थी, साथ ही साथ वो लोग कौन सा ड्रेस पहनते थे, उनका फूड हैबिट क्या था, और साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि वो लोग अपने अम्यूज़मेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते थे। और आखिर में हम लोग ये जानेंगे कि इनकी सोसाइटी जो थी वो कितने पार्ट्स में डिवाइड थी। लेकिन स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपका और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है सोशल लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। इसके बारे में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए, हमारा पहला पॉइंट है द सोसाइटी इन द ऋग वैदिक एज वॉज पैट्रियार्चल, द फादर बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली। देखिए, इस पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि ऋग वैदिक एज की जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्चल थी, यानी हेड ऑफ द फैमिली जो थे वो फादर हुआ करते थे। इसके अलावा अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, ही एक्सिस्ट फुल कंट्रोल ओवर इट। फादर का फुल कंट्रोल था फैमिली के ऊपर। ओके, ही एक्सिस्ट फुल कंट्रोल ओवर इट मीन्स कि फादर जो थे वो पूरे फैमिली के हेड होते थे और साथ ही साथ उनका फुल कंट्रोल होता था फैमिली के ऊपर। ओके, नाउ आगे देखिए, द हेड ऑफ द फैमिली वॉज कॉल्ड गृहपति। जो हेड ऑफ द फैमिली यानी कि फादर, उनको क्या कहा जाता है, उनको गृहपति कहा जाता है। फादर जो थे वो हेड ऑफ द फैमिली थे और इनको क्या कहा जाता है, इनको गृहपति कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग ये देखेंगे अर्ली वैदिक सोसाइटी में विमेंस की क्या पोजीशन थी। ओके, तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, वीमेन ऑक्यूपाइड अ प्लेस ऑफ ऑनर एंड प्रीस्टिज इन दिस सोसाइटी। वीमेंस को अर्ली वैदिक सोसाइटी में ऑनर और प्रीस्टिज हासिल था। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, द फैमिली बीइंग पैट्रियार्चल द बर्थ ऑफ डॉटर वॉज नॉट डिजायर। देखिए, सोसाइटी जो थी वो पैट्रियार्चल थी। ओके, हर किसी को क्या चाहिए था, हर किसी को सन चाहिए। मगर जब डॉटर जन्म लेते ना, तो डॉटर के जन्म लेने के बाद किसी को ये डिज़ायर नहीं होता कि वो दुखी हो रहा है, वो सैड हो रहा है। ओके, अगर डॉटर भी हो जाता तो लोग वो हैप्पी होते थे। बट वंस बॉर्न दे वर नेवर निगलेक्टेड। लेकिन अगर बेटी हो जाती तो उसको निगलेक्ट नहीं किया जाता। ओके, तो देखिए इस पॉइंट में क्या बोला गया है, सोसाइटी पैट्रियार्चल थी। पैट्रियार्चल सोसाइटी होने के बावजूद डॉटर्स की पैदाइश को सैड नहीं माना जाता था, और अगर वो जन्म ले लेती तो उन्हें नेगलेक्ट भी नहीं किया जाता था। ओके, नाउ अब आगे देखिए, दे वर गिवन एजुकेशन। इनको एजुकेशन भी दी जाती थी। ओके, अब देखिए कुछ अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी में ऐसी वीमेंस गुजरी है, ऐसी वीमेंस हुई हैं जिन्होंने अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी में बड़ा बड़ा काम किया है। वो क्या क्या है, several women like Gosha, Apala and Vishyavara compose hymns and rose to the rank of series। क्या बोल रहे हैं कि गोशा, अपाला और विश्यवरा ये वीमेन ऐसी वीमेन्स हैं जिन्होंने बहुत सारे हाइम्स और रोज लिखे हैं। ओके, साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में वीमेन को कौन सी पोजीशन हासिल थी। ओके, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पर्दा वॉज अननोन। पर्दा सिस्टम जो था वो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में अननोन था। पर्दा के बारे में अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन की वीमेंस, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के पीपल नहीं जानते थे। ओके, दे मूव फ्रीली एंड टुक पार्ट इन द डिलिब्रेशन ऑफ सभा एंड समिति। क्या बोल रहे हैं, वीमेंस जो थी वो कहीं भी आराम से फ्रीली मूव कर सकती थी, और साथ ही साथ वो सभा और समिति की मीटिंग्स भी अटेंड कर सकती थी। ओके स्टूडेंट्स, तो पर्दा सिस्टम के बारे में उस टाइम में किसी को कोई जानकारी, कोई नॉलेज नहीं थी। वीमेंस जो है वो फ्रीली मूव कर सकती थी, और सभा और समिति में जो मीटिंग होते थे उसको भी वो अटेंड कर सकते थे। ओके, अब आइए आगे के पॉइंट्स को जानते हैं। दे अटेंडेड पब्लिक फेथ्स एंड वेंट टू द बैटल फील्ड। ये लोग पब्लिक फेथ्स को भी अटेंड कर सकते थे, और साथ ही साथ अगर बैटल फील्ड में इनकी ज़रूरत पड़ी या फिर बैटल फील्ड में जाना इनका इंटरेस्ट है तो वो लोग बैटल फील्ड में भी जा सकते थे। ओके स्टूडेंट्स,
अब आइए आगे देखते हैं। ऑर्डिनरी अ मैन मैरिड वन वाइफ। ऑर्डिनरी मतलब आमतौर पर एक मैन जो है वो वन वाइफ से शादी कर सकता है, वन वाइफ से मैरिड कर सकता है। ओके, अब देखिए पॉलीगैमी वॉज प्रैक्टिस। पॉलीगैमी मीन्स होता है कोई मैन चाहे तो एक से ज़्यादा भी शादी कर सकता है। बट पॉलिंड्री वॉज अननोन इन द ऋग वैदिक टाइम्स। लेकिन पॉलिंड्री मतलब वीमेंस जो है वो एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकती हैं, ये अननोन थे, ये इसकी जानकारी नहीं मिलती है। मतलब मैन जो है वो एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं मगर वीमेन जो है वो एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकती है। यहाँ की सोसाइटी में ये रिवाज था। ओके, अब आगे और देखते हैं कि वीमेंस को और कौन कौन सी पोजीशन हासिल थी। अ विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ अ डिसेंट हस्बैंड। देखिए क्या है, अगर किसी वीमेन के हस्बैंड का डेथ हो जाता है, ठीक है, किसी भी वजह से किसी भी काउ से अगर किसी वीमेन के हस्बैंड का डेथ हो जा रहा है तो देखिए वो विडो क्या कर सकती है, वो विडो उसके यंगर ब्रदर से शादी कर सकती है। ये भी राइट था, ये भी इस चीज़ की भी परमिशन थी। अगर किसी का हस्बैंड का डेथ हो जा रहा है तो वो वीमेन, वो विडो उसके यंगर ब्रदर से भी शादी कर सकती है। इसको क्या कहते हैं, इसको नियोगा कहते हैं। ओके, नियोगा क्या है, अगर किसी वीमेन के हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो वो उसके यंगर ब्रदर से शादी कर सकती है, इसको नियोगा कहते हैं। ओके, अब आगे देखिए कि अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन की प्रॉपर्टी राइट्स क्या थी, इसको देखते हैं। द फादर्स प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाय सन। ओके, क्या बोल रहे हैं, देखिए फादर की जो प्रॉपर्टी है वो सन को दी जाती थी। ओके, अब आगे आइए हम लोग ये जानते हैं कि उस टाइम में प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती थी। द प्रॉपर्टीज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्रॉपर्टी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मूवेबल थिंग्स एंड इमूवेबल थिंग्स। मूवेबल थिंग्स मतलब जिन प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आराम से जा सकते हो, लेकर जा सकते हैं, उसको मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर मूवेबल थिंग्स कहते हैं। और इमूवेबल थिंग्स जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इमूवेबल थिंग्स या इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, लाइक कैटल, हॉर्स, गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, लाइक लैंड एंड हाउस। ओके, तो इसी से समझ लीजिए कि हम लोग हॉर्स को, गोल्ड को, ऑर्नामेंट्स को, कैटल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो इसको इसीलिए मूवेबल प्रॉपर्टी कह रहे हैं। जबकि लैंड और हाउस को तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते हैं, इसीलिए इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए आगे और क्या बोला जा रहा है। चाइल्ड मैरिज एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती वर नॉट प्रिवेलेंट। क्या बोल रहे हैं, अर्ली वैदिक एज में चाइल्ड मैरिज और सती जो है वो मना था, प्रिवेलेंट था। चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा जो थी वो प्रैक्टिस नहीं की जाती थी। ओके, अब आगे देखिए, गर्ल्स इंजॉयड कंसिडरेबल फ्रीडम इन द चॉइस ऑफ देयर कंसर्ट्स। ओके, गर्ल्स जो है वो आराम से अपनी फ्रीडम को इंजॉय कर सकती हैं, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। तो यहाँ की सोसाइटी का ये रिवाज था, यहाँ की सोसाइटी में वीमेंस को ये पावर हासिल थी। अब आगे देखिए, द डाउरी सिस्टम एग्जिस्टेड। जैसे आज हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग डाउरी सिस्टम को एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग जो वो डाउरी देते हैं। उस ज़माने में डाउरी सिस्टम राइज था, एग्जिस्ट करता था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ड्रेस। अब हम लोग जानेंगे अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, उनकी ड्रेस कैसी थी, इसको पढ़ेंगे। तो देखिए क्या बोला जा रहा है इस टॉपिक में। द कस्टम वर्न इन अर्ली वैदिक टाइम्स कंसिस्टेड इन 3 पार्ट्स। अर्ली वैदिक टाइम में जो कस्टम थे, जो कपड़े थे, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थे। फर्स्ट निवी, सेकेंड वैश्य और परिधान एंड थर्ड वन इज आदिवशा। ओके, निवी अंडर गारमेंट्स को बोलते हैं, वशा और परिधान गारमेंट को बोला जाता है और आदिवशा मेटल को कहा जाता है। ओके, अब देखिए ये लोग किस किस चीज़ों के बने कपड़े यूज़ करते थे और कौन कौन से ऑर्नामेंट्स यूज़ करते थे, इसको जानते हैं। बिसाइड्स कॉटन, वूल एंड डेयर स्किन सर्व एज मटेरियल्स फॉर क्लोथिंग। कॉटन, वूल और डेयर स्किन को ये लोग कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते थे। तमाम चीज़ें कपड़े बनाने के मटेरियल्स के तौर पर यूज़ की जाती थी। अब देखिए ये लोग कौन कौन से ऑर्नामेंट्स यूज़ करते थे। ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस ज्वेल्स वर वोन बाय वीमेन। मतलब गोल्ड और प्रीशियस ज्वेलरीज जो है वो कौन यूज़ करती थी, गोल्ड एंड प्रीशियस ज्वेलरीज जो है वो वीमेन यूज़ किया करती थी। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स
इनके फूड एंड ड्रिंक के बारे में, वो लोग क्या खाते थे और क्या पीते थे, इसको देखेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, वीट एंड बार्ली वर द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल। तो देखिए इस पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, वीट और बार्ली जो थी वो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के लोगों की स्टेपल फूड थी। ओके, मतलब यहाँ पे वीट एंड बार्ली की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती थी, दैट्स वाई यहाँ के लोगों की स्टेपल फूड क्या थी, वीट एंड बार्ली। ओके, अब हम लोग आगे के पॉइंट में जानते हैं कि ये लोग और क्या क्या खाते थे। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, कर्ड एंड मीट वर अदर आइटम्स ऑफ फूड। ये लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट जैसे बटर, कर्ड और मीट का भी इस्तेमाल करते थे और इन तमाम चीज़ों को वो लोग खाते थे। इसका मतलब यह है कि अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोग नॉन वेजिटेरियन थे, मतलब वेजिटेबल्स के साथ साथ ये लोग मीट का भी इस्तेमाल करते थे। ओके, अब हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ के लोग जो थे ये कुछ स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल करते थे, जिसका नाम क्या है उसको देखते हैं। स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स कॉल्ड सोमा जूस एंड सूरा वॉज वेरी पॉपुलर। ये लोग सोमा और सूरा ये स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स का यूज़ करते थे। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए और आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट लाइक कर्ड, बटर एंड घी फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी क्या बताया, ये लोग मिल्क और मिल्क के बने प्रोडक्ट के यूज़ करते थे, जैसे कर्ड, बटर और घी इन लोगों की डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए आगे देखिए। देयर इज ऑल्सो द मेंशन ऑफ ग्रेन कुक विथ मिल्क, दिस वॉज कॉल्ड शीरा पकामोदनम। क्या बोला जा रहा है, देखिए ऋग्वेदा में एक डिश का नाम पता चला है, एक डिश के बारे में पता चला है। वो डिश क्या है और इसको कैसे पकाते थे, वो लोग ग्रेन को मिल्क में कुक करके एक डिश रेडी करते थे जिसका नाम था शीरा पकामोदनम। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग ये जानेंगे कि अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के लोग अपने खाली वक्त में अपने अम्यूज़मेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें किया करते थे। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट क्या है, फेवरेट अम्यूज़मेंट वर डांसिंग, म्यूज़िक, हंटिंग, चैरियट रेसिंग एंड गेम्स ऑफ डाइस। इनका फेवरेट अम्यूज़मेंट क्या क्या था, डांसिंग, म्यूज़िक, हंटिंग, चैरियट रेसिंग एंड गेम्स ऑफ डाइस। ओके, खाली वक्त में ये लोग डांसिंग, म्यूज़िक, हंटिंग, चैरियट रेसिंग या फिर गेम्स ऑफ डाइस खेला करते थे, इनके अम्यूज़मेंट का एक जरिया था। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक जो क्या है, कास्ट सिस्टम। अब हम लोग कास्ट सिस्टम को देखेंगे, ये जानेंगे कि यहाँ की जो कास्ट सिस्टम थी वो कितने हिस्सों में डिवाइड थी। तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन द आर्यन सेटल इन इंडिया, इंडियंस वर डिवाइडेड इन 2 क्लासेस। फर्स्ट वन इज वाइट स्किन आर्यंस एंड सेकेंड वन इज डार्क स्किन नॉन आर्यंस। जब इंडिया में आर्यंस आए तो इंडिया जो है वो 2 क्लास में बढ़ गई। फर्स्ट इज वाइट स्किन आर्यंस एंड सेकेंड इज डार्क स्किन नॉन आर्यंस, जिसको हम लोग द्रविडियंस भी बोलते हैं। ओके, अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ऋग्वेदिक सोसाइटी कॉम्प्राइज 4 वर्णास, नेमली ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। क्या बोला जा रहा है कि ऋग्वेदिक सोसाइटी जो थी वो 4 वर्णास में डिवाइडेड थी। अब वो 4 वर्णास क्या क्या है, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड लास्ट वन इज शूद्रा। ओके, अब देखते हैं हम लोग ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे थी। तो देखिए, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। क्या बोला जा रहा है कि सोसाइटी की ये जो क्लासिफिकेशन थी वो प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग थी, मतलब एक पर्सन कौन से प्रोफेशन, कौन से ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इस क्लास में से कोई एक क्लास में आता है। ओके, अब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कौन सा प्रोफेशन जो है वो ब्राह्मण क्लास में आएगा, कौन सा प्रोफेशन क्षत्रिय क्लास में आएगा, कौन सा वैश्य में और कौन सा शूद्र में। तो देखिए, टीचर्स एंड प्रीस्ट वर कॉल्ड ब्राह्मणास। टीचर्स और प्रीस्ट किस में आते हैं, ब्राह्मणास में आते हैं। रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर वर कॉल्ड क्षत्रिय। रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर क्षत्रिय में आते हैं। फार्मर्स, मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर कॉल्ड वैश्य। फार्मर्स, मर्चेंट्स और बैंकर्स जो है वो वैश्य क्लास में आते हैं। आर्टिशंस एंड लेबरर्स वर कॉल्ड शूद्रास। आर्टिशंस और लेबरर्स जो है वो शूद्रास क्लास में आते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स
अर्ली ऋग्वेदिक सोसाइटी में ऐसा भी होता था कि एक फैमिली में ये चारों क्लास आते थे। मतलब एक फैमिली का कोई पर्सन अगर टीचर है तो वो ब्राह्मणा में आ रहा है, कोई रूलर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में है तो वो शास्त्रीय में आ रहे हैं, कोई फार्मर, मर्चेंट या बैंकर्स है वो वैश्य में आ रहे हैं, कोई आर्टिशियन या फिर लेबरर्स है वो शूद्रस में आता है। मतलब एक ही फैमिली में कभी कभी ये चारों क्लासेस आ जाते थे। ओके, अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। These vocations were followed by persons according to their ability and liking, and the occupation had not become hereditary as they become later on. क्या बोल रहे हैं इस पॉइंट में? किसी पर्सन के अंदर किसी काम को लेकर जो एबिलिटी और लाइकिंग है, मतलब अगर कोई पर्सन के अंदर टीचिंग की एबिलिटी है या फिर रूलिंग की एबिलिटी है या फिर मर्चेंट है, बिजनेस की एबिलिटी है, या फिर उसको फार्मिंग अच्छा लगता है, उसके लाइकिंग और एबिलिटी की बेसिस पे वो कोई भी ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकता था। और ये जो ऑक्यूपेशन चूज़ करता वो हेरिडिटी नहीं होती। मतलब अगर किसी की फादर बैंकर है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बेटे को भी बैंकर बनना होगा। अगर किसी की फादर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में है तो ज़रूरी नहीं है उसके बेटे को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जाना पड़ेगा। तो इससे स्टूडेंट्स हमें ये समझ में आया कि अर्ली वैदिक सोसाइटी जो थी उसमें जो ऑक्यूपेशन या प्रोफेशंस थी वो अपने लाइकिंग या एबिलिटी की बेसिस पे चूज़ कर सकते थे, ये हेरिडिटी वाइज नहीं थी। ओके, जैसे कि आने वाले टाइम्स में या फिर लेटर वैदिक एज में क्या हुआ था, ये हेरिडिटी वाइज हो गई थी, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है उसको जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। द काउ वॉज ऑलरेडी डीम्ड अगन्या दैट इज नॉट टू बी किल्ड। काउ जो है वो डीम मतलब बहुत ज़्यादा कीमती समझी जाती थी, इसको अगन्या कहा जाता है और काउ को मारना एक बहुत बड़ा क्राइम था। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर कोई काउ को मार देता तो क्या होता था, क्या पनिशमेंट मिलती थी उसको देखते हैं। Rigveda prescribe a penalty of death or expulsion from the kingdom to those who kill or injure cows. क्या बोल रहा है? ऋग्वेदा में ये बताया गया है कि अगर कोई काउ को इंजर करता या फिर उसको किल कर देता था तो उसको डेथ या फिर किंगडम से निकाल दिया जाता था। ठीक है, अगर कोई काउ को इंजर या फिर किल करता तो उसको मौत की सजा तक दी जाती थी या फिर उसको किंगडम से निकाल दिया जाता था। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का मैं अपना सेक्शन यहीं ख़त्म करती हूँ। आज के इस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा इसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। आज के इस क्लास में हम लोगों ने अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के लोगों की सोसाइटी के बारे में पढ़ा। सोसाइटी में वीमेंस को कौन सी पोजीशन हासिल थी, यहाँ के लोग कौन कौन सी ड्रेस का इस्तेमाल करते थे, इसके अलावा यहाँ के लोगों की फूड एंड ड्रिंक हैबिट क्या थी, और साथ ही अपने खाली वक्त में कौन कौन सा अम्यूज़मेंट किया करते थे। और साथ ही साथ इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पढ़ा कि अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन की सोसाइटी पार्ट्स में डिवाइड थी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में वैदिक सिविलाइजेशन के इकोनॉमिक लाइफ को डिस्कस करूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।